नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले आपसे अपील यही है कि आप मास्क जरूर पहनें, क्योंकि मास्क पहनेंगे तो कोरोना से बचाव रहेगा। और इसीलिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है #मास्क पहनो इंडिया। आपसे एक बार फिर से अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहनें, क्योंकि मास्क ही सबसे बड़ा बचाव है कोरोना से। और आइए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है कि शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में शिवसेना विधायक ने लिखा कि एनसीपी और कांग्रेस अपना सीएम चाहते हैं। चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और एनसीपी की ओर से शिवसेना नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। चिट्ठी में सरनाईक ने यह भी लिखा है कि अगर उद्धव पीएम मोदी से मिले तो शिवसेना को फायदा होगा। तो ये इस वक्त की अहम खबर है। शिवसेना के विधायक है प्रताप सरनाईक, जिनकी तरफ से उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी गई है और उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि एनसीपी और कांग्रेस अपना सीएम चाहते हैं। चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और एनसीपी की ओर से शिवसेना नेताओं को तोड़ने की कोशिश हो रही है। चिट्ठी में सरनाईक ने यह भी लिखा कि अगर उद्धव पीएम मोदी से मिले तो शिवसेना को फायदा होगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ नीरज जुड़ चुके हैं और मुंबई से हमारे साथ दिवाकर लाइव हैं। दिवाकर, सबसे पहले आप बताइए कि शिवसेना विधायक ने चिट्ठी में लिखा क्या है? देखिए, प्रताप सरनाईक के खिलाफ जो है ईडी लगातार पिछले कई दिनों से जांच कर रही है। प्रताप सरनाईक इस वक्त कहां हैं किसी को पता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है उसमें साफ तौर पर दो बड़ी बातें कही हैं। एक तो ये कि आप जो है आने वाले समय में बीजेपी के साथ गठबंधन कर लें, तब जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उन्हें परेशान नहीं करेंगी, तमाम अन्य नेताओं को परेशान नहीं करेंगी। दूसरा बड़ा आरोप जो उन्होंने लगाया है, अपनी खुद की सरकार में सहयोगी जो दो महत्वपूर्ण सहयोगी हैं कांग्रेस और एनसीपी, उन्होंने साफ तौर पर उन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये दो पार्टियां हैं वो शिवसेना को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। जो शिवसेना के तमाम नेता हैं उन्हें वो तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, शिवसेना को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए उद्धव ठाकरे आने वाले समय में जो है बीजेपी के साथ गठबंधन करें। इससे ना सिर्फ शिवसेना जो है वो मजबूत होगी, बल्कि जो सेंट्रल एजेंसियां लगातार शिवसेना नेताओं के खिलाफ जांच कर रही हैं वो जो है जांच रुक जाएगी। एक बड़ी बात उन्होंने अपने लेटर में कही है। लेकिन दूसरी अहम चीज ये उन्होंने ये भी कही है कि कांग्रेस और एनसीपी के जितने बड़े नेता हैं उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई जांच सेंट्रल एजेंसियां नहीं कर रही हैं, सिर्फ शिवसेना नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और जाहिर तौर पर यहाँ पर साजिश है शिवसेना को खत्म करने की। तो साफ तौर पर जो प्रताप सरनाईक का लेटर है वो एक विस्फोटक लेटर कहा जा सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, शिवसेना के नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन जिस तरह का लेटर लिखा गया है, 10 जून को ये लेटर लिखा गया है गायत्री, और अब ये लेटर की कॉपी सामने आई है और साफ तौर पर इन 10 दिनों में क्या उद्धव ठाकरे ने इस पत्र पर विचार किया। लेकिन जिस तरह से दिवाकर, आप बता रहे हैं कि दो बड़ी बातें इस चिट्ठी के जरिए प्रताप सरनाईक की तरफ से कही गई हैं। एक तरफ तो वो सलाह दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी से मिलेंगे तो शिवसेना को फायदा होगा, और दूसरी तरफ वो आरोप लगा रहे हैं ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि एनसीपी पर। उनकी इस चिट्ठी की अहमियत कितनी है पार्टी में, और उनकी इस चिट्ठी में जो बातें कही गई हैं उसकी अहमियत क्या पार्टी के लिए? देखिए गायत्री, प्रताप सरनाईक शिवसेना के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। मुंबई से सटे ठाणे इलाके से वो चुनकर आते हैं, वो विधायक रहे हैं। और आपको याद होगा जब एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना ने सरकार बनाई थी, जब बहुमत सिद्ध किया था, तो सबसे पहले मिठाई बांटने वाला शख्स जो था वो प्रताप सरनाईक थे। जैसे ही विधानसभा में शिवसेना ने अपना जो विश्वास मत हासिल किया था, तब से तो उसके बाद सबसे पहले प्रताप सरनाईक बाहर आए थे मिठाई के डब्बों के साथ, और उन्होंने तमाम अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई थी और ये कहा था कि 5 साल तक उनकी सरकार चलेगी। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में वो ईडी के ईडी के रडार पर आए हैं, ईडी लगातार उनकी तमाम संपत्तियों की जांच कर रही है। इसका उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन करती है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पीएम मोदी से मिलकर एक बार फिर से गठबंधन की बात करते हैं, तो इससे जो तमाम शिवसेना के नेता हो, चाहे अनिल परब हो, रविंद्र वायकर हो, या फिर जो है वो खुद हो, जो सेंट्रल एजेंसियां उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही हैं वो नहीं करेंगी। दूसरी बड़ी अहम यही चीज है कि जिस तरह से कांग्रेस एनसीपी लगातार जो है ये कहती रही है कि सरकार में कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप देखिए कि तमाम जो नेता सामने आ रहे हैं, घटनाक्रम देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, पीएम मोदी से अकेले मुलाकात होती है, उसके बाद फिर जो है संजय राउत पीएम मोदी की तारीफ करते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कांग्रेस पर निशाना साधते हैं कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है, अगर ऐसी बातें करेगी तो लोग चप्पल मारेंगे। और चौथी चीज आज जो हुई है वो प्रताप सरनाईक के लेटर से
अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का क्या रुख रहता है, क्योंकि साफ तौर पर तमाम जो चीजें घटनाक्रम अभी तक देखने को मिला है वो यही बताता है कि कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी जो सरकार है उसके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक है नीरज, अब जरा आप बताइए, क्योंकि प्रताप सरनाईक कद्दावर नेता हैं और ऐसे में उनकी तरफ से इस चिट्ठी के सियासी मायने क्या? देखिए, हाल के वक्त में शिवसेना की तरफ से ऐसे कई बयान आए हैं जो कहीं ना कहीं जो महाविकास अघाड़ी की सरकार है उसको दिक्कतों कह सकते कि आने वाले वक्त में उन बयानों से दिक्कतें हो सकते, चाहे शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत की बात करें, इस पत्र की बात करें या जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं सामना वगैरह में। लेकिन 2-3 पहलू महत्वपूर्ण है। नाना पटोले ने कहा कि वो अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे, तो नाना इस तरह के जो फैसले होते केंद्रीय स्तर पे कांग्रेस पार्टी के स्तर पे, उसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या राहुल गांधी या तमाम जो AICC है वो ये देखती है कि प्रदेश की तरफ से क्या रिपोर्ट आई है। आपको याद होगा जब महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार बनी थी तब प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और प्रदेश कांग्रेस की रिपोर्ट के आधार पे ही कांग्रेस आला कमान ने यह तय किया था कि वो शिवसेना के साथ जाएंगे और सरकार बनाएंगे। एनसीपी ने पहल की थी कांग्रेस के साथ और कांग्रेस का जो गठबंधन पहले से एनसीपी के साथ था और बाद में शिवसेना के साथ वो जुड़ा। और आपको याद होगा कि जिस दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें यह तय किया गया था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ जाएगी, उसी दिन उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी की बातचीत हुई थी। लेकिन नाना पटोले के बयान के बारे में 2-3 सवाल जो है जिसको देखना होगा। पहला ये कि अगर वो अकेले लड़ेंगे तो क्या एनसीपी से अपना गठबंधन जो चुनावी गठबंधन था उसको तोड़ेंगे, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव 2019 का कांग्रेस पार्टी ने एनसीपी से लड़ा था। अगर अकेले लड़ेंगे तो क्या एनसीपी यूपीए से बाहर जाएगी, क्योंकि आज की तारीख में यूपीए का हिस्सा है एनसीपी। तो ये तमाम जो मसले हैं जो कि नाना पटोले आप हमारे साथ बने रहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक बयान के बाद सियासी हलचल बढ़ गई। हालांकि उद्धव ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान के बाद कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से भी बयानबाजी शुरू हो गई। वहीं बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो आपको बता दें, शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं उद्धव ठाकरे, तो इससे शिवसेना को फायदा होगा। पिछले दिनों संजय राउत ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, इससे पहले उद्धव ठाकरे भी मिल चुके हैं। हालांकि एक राज्य के सीएम का पीएम से मिलना अलग मसला हो सकता है, लेकिन अगर संजय राउत वहां जाकर मिलते हैं और उसके बाद जो तमाम बयानबाजी भी होती है, सवाल खड़ा होता है कि क्या महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और क्या नजदीकियां बीजेपी से बढ़ रही हैं शिवसेना की। और इस बीच आइए सुनाते हैं आपको संजय राउत ने क्या कहा। आप राजनीति करेंगे, देश में संकट है, महाराष्ट्र में संकट है, कोरोना का संकट है, तूफान का संकट है, लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों को मदद की ज़रूरत है, तो थोड़ी राजनीति दूर रखकर उस मामले में काम करना चाहिए। अगर आप कोरोना की संकट में भी राजनीति करेंगे तो लोग चप्पल से मारेंगे हमको सबको जो राजनीति करते हैं उनको। ये उद्धव जी का कहना है और ये बहुत ही सही है। अच्छा, विरोधी जो इनके पेट में दर्द इसलिए है कि वो सत्ता पर नहीं आ सके हमारी वजह से, तो उनके लिए कल उद्धव जी ने बहुत ही कड़वी दवा दी है, पेट में लेने की, बाहर से लगाने के नहीं, झंडू बाम नहीं दिया है, अंदर से दिया है लगा दवाई। तो जो गोली दी है, अब मुझे लगता है उससे सबका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो सुना आपने संजय राउत ने क्या कहा। और इस बीच आपको बता दें, लगातार बयानबाजी जारी है और इस बीच उद्धव के बयान पर कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने क्या कहा वो आपको सुनवाए, लेकिन हमारी दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, अब संजय राउत का इशारा किसकी तरफ था? देखिए, साफ तौर पर अगर देखें तो नाना पटोले ने जब से यह ऐलान किया है, पिछले हफ्ते नाना पटोले ने ऐलान किया था कि कांग्रेस पार्टी आने वाले तमाम जो चुनाव है वो अपने दम पर लड़ेगी। तभी से ये जो चर्चाओं का दौर है, जो विवादों का दौर है वो शुरू हो गया। लेकिन इसकी जो नींव रखी गई थी गायत्री, वो थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की देश के प्रधानमंत्री के साथ
अलग मीटिंग, आधे घंटे तक वो बैठक चली थी और उस बैठक के बाद ही बयानों का दौर शुरू हुआ था। और उसके बाद संजय राउत ने 2 दिन पहले जब सामना संपादकीय में साफ तौर पर लिखा था कि राजनीति में कोई किसी का ना शत्रु होता है ना मित्र होता है, समय आने पर हम किसी के भी साथ जा सकते हैं, ये उन्होंने बयान 2 दिन पहले दिया था। लेकिन जिस तरह से अब प्रताप सरनाईक ने खुलकर ये बात कही है कि अब उद्धव ठाकरे को ये चाहिए, उनकी ये विनती है कि वो जल्द से जल्द बीजेपी के साथ गठबंधन करने का फैसला लें और आने वाले जो चुनाव हैं, बीएमसी का चुनाव है या फिर राज्य में जब 2024 में चुनाव होना है विधानसभा का, वो सब साथ मिलकर एक बार लड़ें और एक बार फिर से जो युति हमारी थी उसको बनाई जाए। तो साफ तौर पर यहाँ पर किसी शिवसेना नेता के द्वारा खुलकर इस तरह की बात कहना और वो भी पत्र लिखना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, जाहिर तौर पर शिवसेना के पक्ष प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे। और ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या उद्धव ठाकरे इस पर क्या बोलते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है गायत्री, ये साफ इशारा कर रहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, लौट रहे दिवाकर आपके पास, जरा एक बार सुन लेते हैं कि कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई का क्या कहना है। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व सांसद हुसैन दलवाई जी मौजूद हैं। दलवाई सर, किस तरीके से इस बयान को आप देख रहे हैं? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी है और ऑल इंडिया के हमारे जो नेता हैं, आला कमान जो निर्णय देगी वो हम लोग मानते हैं। एक उन्होंने ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि चप्पल से मारना बिरना इस तरह की भाषा करना, अभी वो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनको ये शोभा नहीं देता। मेरे ख्याल से उन्होंने ये सीएम की गद्दी का जो गरिमा है वो गरिमा संभालना चाहिए। ऐसा है कि हर जगह हर पार्टी को अपनी पार्टी बढ़ाने का एक अहम काम वो करेंगे ही। खुद संजय राउत हर दिन कहते हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, तो उनको कौन चप्पल से मारेगा? इस तरह की भाषा नहीं करनी चाहिए। आखिर जाके एक तो स्वायत्त जो संस्थाएं हैं, जैसा कि जिला परिषद है, तालुका पंचायत है, ग्राम पंचायत है, यहाँ कारपोरेशन है, म्यूनसिपाल्टी है, वहाँ तो अलग अलग ही लड़ेंगे। वहाँ एक इससे लड़ने का सवाल नहीं रहा। सवाल ये इसका लोकसभा का और विधानसभा का, उसका निर्णय लिया जाएगा। और इस बीच उद्धव ठाकरे के बयान पर कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। कोरोना में कांग्रेस ने जो राज्य में काम किया है शायद ही कोई पार्टी ने किया, मुझे पता नहीं। और मुझे जो उद्धव जी ने कल अपना शिवसेना के स्टाइल में उनके वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में कहा है, तो शिवसेना भी खुद के भरोसे लड़ने की बात करती है, बीजेपी भी खुद के भरोसे लड़ने की बात करती है, कांग्रेस भी करने की। वो किसको बोल रहे थे इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। उद्धव ठाकरे के बयान पर एनसीपी नेता मजीद मेमन का भी बयान सामने आया, आइए वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। कोविड की तरफ ध्यान न देते हुए इस तरह के राजनीतिक बयान अगर किसी पक्ष की तरफ से आते हैं, इशारा अगर उनका कांग्रेस की तरफ है, तब भी ये कहना सही नहीं होगा कि इस तरह के बयान से अघाड़ी सरकार में किसी तरह की आपसी रंजिश पैदा हो सकती है। लोकतांत्रिक एटमॉस्फेयर में इस किस्म के सुझाव, इस किस्म की बातों की पूरी अनुमति है। और जहाँ तक कि अघाड़ी सरकार के तीनों भाग कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपस में तालमेल के साथ काम कर रही है। देश के कई राज्यों में मानसून जमकर बरस रहा है, लेकिन उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के बहने वाली कई नदियां उत्तराखंड में ये नदियां उफान पर हैं। गंगा खतरे के निशान के पास जा पहुंची है। कई इलाकों में सैलाब आ चुका है। नदियों पर बने पुल बह चुके हैं, रास्ते जलमग्न हो चुके हैं।
हम आपको उत्तराखंड के अलग अलग जिलों की 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर आप देख रहे हैं पौड़ी गढ़वाल की। यहाँ बद्रीनाथ हाईवे पर बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ऋषिकेश की, जहां गंगा का जलस्तर खतरे के निशान पर जा पहुंचा है। और तीसरी तस्वीर आपके सामने पौड़ी गढ़वाल की है, जहां अलकनंदा नदी में उफान आने की वजह से नदी किनारे बने जो मंदिर हैं वो डूब चुके हैं। वहीं चौथी तस्वीर है पिथौरागढ़ की, जहां काली नदी में सैलाब आने से आसपास के इलाकों में नदी का पानी घुस गया। पांचवी तस्वीर आपके सामने टिहरी जिले की है, जहां बारिश की वजह से ऑल वेदर रोड कई जगहों पर टूट गई। छठी तस्वीर हरिद्वार की, यहां नदी में फंसे 20 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, ये दिखाती हुई कि किस तरीके के हालात फिलहाल उत्तराखंड में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां दारमा घाटी को जोड़ने वाला किंजोती पुल पानी के तेज बहाव में बह गया। वीडियो में किंजोती झरने से सैलाब उतरता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर लोग दहशत से भर गए। साल 2013 में इस पुल को बनाया गया था और इस पुल के बहने के बाद 25 गांव का जो संपर्क है वो बाकी इलाकों से टूट गया। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की अगर बात करें तो यहां पर भी हालात खराब होते दिख रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पहाड़ हाईवे पर टूटकर गिर रहे हैं और कई जगहों पर जैम के हालात भी हैं। जैम लगा हुआ है, सड़क पर पत्थर गिरने की वजह से दरअसल रास्ता बंद है, हाईवे बंद हो चुके हैं और इसी वजह से सड़क पर ट्रकों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। हम लोग करीबन देवप्रयाग के आसपास हैं और इस वक्त की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो बारिश लगातार हो रही है और आज तीसरा दिन है जब बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। और इस वक्त मैं अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये ट्रकों की लंबी कतार आपको दिखेगी। दरअसल ये इसलिए लंबी कतार लगी हुई है क्योंकि आगे रास्ता बंद है और इस वजह से सभी के सभी ट्रक जो हैं वो एक सड़क किनारे आपको खड़े नजर आएंगे। लेकिन इस बीच परेशानी ट्रक ड्राइवर्स को काफी ज्यादा झेलनी पड़ती है क्योंकि 2-2, 3-3 दिनों से वो ट्रक में ही इसी तरीके से बैठे रहते हैं क्योंकि आगे जा नहीं सकते। पीछे भी कई बार लैंडस्लाइड हो जाता है तो पीछे भी नहीं जा सकते और सामान पहुंचाना जरूरी होता है, जरूरत का सामान होता है और उस सामान को पहुंचाने में काफी मशक्कत इन्हें करनी पड़ती है। कुछ ड्राइवर्स हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब कहाँ से निकले थे आप? हम आए हैं जी रोपड़ से। रोपड़ से? हाँ। कहाँ जाना था आपको? श्रीनगर जाना था। कितने दिनों से फंसे हुए हैं? हमें तो यहाँ तीन दिन तो हो ही गए। 3 दिन से? क्या वजह हुई, आगे क्यों नहीं जा पाए? ये रास्ता जाम की वजह से पहाड़ गिर गया ना, चट्टान गिर गया। हाँ। इसकी वजह से। अच्छा। हाँ। तो अब कैसे रहते हैं? ट्रक में ही सो जाते हैं? अब ट्रक में ही सोना पड़ता है, क्या करेंगे। हाँ। या ट्रक में सोते हैं, अपना खाने बनाने का जुगाड़ी है कि अपने पास अगर है इंतजाम तो बना खा लो, नहीं तो होटल तो ऐसे ही खुल रहे हो, परेशानी दिक्कत होती है। हाँ। तो परेशानी ज्यादा होती है? हाँ, परेशानी तो है ही। तो आमतौर पर जब बरसात होती है तो ऐसा ही होता है आपके साथ प्रॉब्लम? हाँ, बरसात में तो ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, ऐसे ही आपको? हाँ, पिछले चक्कर भी हम यहाँ 3 दिन खड़े रहे, यही पहाड़ गिर गया था, ये चट्टान। अच्छा, आप बताइए सर कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होती है सर। हाँ। पहाड़ में दिक्कत होती है। हाँ। क्योंकि जब ऊपर से बरसात होती है, ऊपर से चट्टान आते हैं, पत्थर आते हैं। हाँ। अभी हम लोग 3 रोज हो गए खड़े हुए यहाँ पे। हाँ। और अभी देखो लाइन चली है, बाकी आगे भी देखो क्या होता है। फिलहाल दूर तलक की ऐसी परेशानी, बहुत परेशानी आती है। बरसात में हमेशा है वैसे आपकी। आप लोगों की तो जिम्मेदारी है जरूरत का सामान पहुंचाने की, तो टाइम से पहुंच पाता है? नहीं पहुँच पाता टाइम से, नहीं पहुँच पाता। अच्छा। अब क्या करा जाए बताओ, परसों से खड़े हैं। हाँ। पीछे 82 में रुके, रात यहाँ पे आके रुके। अब रास्ता खुला, देखो अब क्या होती है, बरसात बहुत लगी हुई है। और इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा दशहरा का पर्व कोरोना की वजह से सांकेतिक तौर पर मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी गंगा दशहरा पर हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी, लेकिन इस बार कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से हर की पैड़ी पर स्नान करने पर रोक लगा दी गई। मतलब ये कि गंगा दशहरा का पर्व सिर्फ सांकेतिक तौर पर ही मनाया गया। व्यवस्था ठीक है, जैसी कोरोना की वजह से होनी चाहिए, बाकी वो बंद ही कर रखा हर की पैड़ी, तो ठीक है। आपने कहाँ स्नान किया? यही किया, हर की पैड़ी गई है बगल में ही। कहाँ से? हाँ, ये विशेष दशहरा पे जो है ना, जेठ के दशहरा पे विशेष स्नान।
जो लोग हरिद्वार आए भी हैं उनको भी नियंत्रित करने के लिए, जिससे कि कहीं एक जगह ज़्यादा भीड़ भाड़ की स्थिति न हो, उसके लिए जो भी पुलिस प्रबंध की व्यवस्था है उसको किया गया है। लोगों से भी लगातार पीए सिस्टम के माध्यम से अपील की जा रही है कि किसी भी तरीके से कैजुअल ना हो और लगातार मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ में घुसने से बचें और कोरोना संक्रमण से बचें, क्योंकि उनका जीवन उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। ये चीज़ें हम लगातार पीए सिस्टम से भी अनाउंस करा रहे हैं और लोगों के द्वारा इसमें सहयोग भी किया जा रहा है। गंगा दशहरा का स्नान है। हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा दशहरा के स्नान करने के लिए रोक लगाई गई है। इस वक्त हम हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मौजूद हैं और आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हर की पैड़ी है वो श्रद्धालुओं से पूरी तरह खाली है। पुलिस यहां पर लगातार ये व्यवस्था बना रही है कि श्रद्धालु हर की पैड़ी तक ना पहुंचे। हालांकि हर की पैड़ी के आजू बाजू के जो दूसरे घाट हैं उसमें ज़रूर श्रद्धालु स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए यहाँ पर पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है। हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ उतना नज़र नहीं आ रहा है। कोरोना के संक्रमण ना बढ़े उसके मद्देनज़र प्रशासन की ओर से ये व्यवस्था बनाई गई है। तो ये तो घाटों की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन एक बार फिर से उत्तराखंड के हालात पर लौटते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हाईवे जो है वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि पहाड़ों से गिरकर जो मलबा है रास्तों पर आ गिरा है और इस वजह से लंबी लंबी कतारें वाहनों की देखी जा सकती हैं। तो वहीं जो नदियां हैं वो भी उफान पर हैं और इस वजह से आसपास के नदियों किनारे जो बसे इलाके हैं वहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से एक तरफ नदी उफान पर है और दूसरी तरफ हाईवे बंद हो चुके हैं। और ये हालात एक जगह के नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर पहाड़ से लगातार मलबा गिर रहा है और इस वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं। देखिए तस्वीर आपके सामने किस तरीके से पहाड़ जो हैं वो दरक कर सीधे रास्ते पर। देवप्रयाग से दीपक रावत हमारे साथ हैं। दीपक, आप कहां पर मौजूद हैं और जरा बताइए, क्योंकि भारी बारिश लगातार हो रही है और उसकी वजह से ये हालात, हाईवे बंद है, नदियों का पानी खतरे के निशान को क्रॉस कर रहा है। आप कहां पर मौजूद हैं और फिलहाल मौसम का क्या हाल है? मौसम की अगर बात करें तो आज तीसरा दिन है जब लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड के तमाम इलाकों में। हालांकि इस वक्त बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आसमान की तरफ नज़र दौड़ाएं तो बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग का भी अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों तक रुक रुक कर बरसात होती रहेगी। अब जिस जगह पर मैं मौजूद हूं देवप्रयाग के पास का इलाका, और ये तस्वीर मैं आपको सबसे पहले बोर्ड दिखा देता हूं। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पत्थर गिरने का भय है, सावधानी पूर्वक चलें। यानी कि इस इलाके में अक्सर लैंडस्लाइड की तस्वीरें नजर आती हैं और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड यहाँ पर देखने को मिली थी। काफ़ी ज़्यादा मलबा था जिसको 2 जेसीबी मशीनों के जरिए हटाया गया और उसके बाद जो तमाम ट्रैफिक जो आपको नज़र आ रहा था, जो एकदम एक तरफ अटका हुआ था, उसको अब निकाला जा रहा है। तो एक एक कर ट्रकों को निकालने का सिलसिला यहाँ से आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और वहाँ पर सीधे आपको जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं वहाँ पर आप देखिए कुछ लोग खड़े हैं, उनकी तैनाती प्रशासन की तरफ से की गई है कि अगर ऊपर से मलबा आता हुआ नजर आए तो लोगों को अलर्ट कर दें। दोनों छोर की तरफ जो गाड़ियां हैं उनको हाथ हिलाकर या कि कोई कपड़ा दिखाकर उनको रोक दिया जाए कि वो आगे ना आए। तो वो लगातार उस शख्स का काम ये है कि दोनों तरफ ध्यान रखे और ऊपर ध्यान रखे कि अगर ऊपर से मलबा आता है तो। लेकिन इस जगह की अगर बात करें तो ये तोता घाटी इलाका है देवप्रयाग के इलाके में और मेन नेशनल हाईवे है। आप जब आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम के लिए निकलना होता है और इस नेशनल हाईवे में अक्सर इस जगह पर ऐसी तस्वीरें बनती है। तो यहाँ पर रात भर से रास्ता बंद था, बड़ी मशक्कत के बाद अब ये रास्ता खुला है और उसके बाद गाड़ियाँ जो है यहाँ से निकल पा रही हैं। तो स्थिति ये है कि जगह जगह पर कुछ इसी तरह की तस्वीरें नज़र आती हैं। एक तस्वीर आपको नदी की भी दिखा देते हैं। सामने गंगा नदी बह रही है। गंगा नदी में पानी का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और इस स्तर की अगर बात की जाए तो ये ऋषिकेश, हरिद्वार में खतरे के निशान के ऊपर जा पहुंची है। तो अपने आप में समझा जा सकता है कि जो लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड में उसकी वजह से जो यहाँ के लोग हैं उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ट्रक अगर फंसे रहेंगे तो सामान नहीं पहुंच पा रहा है, गाड़ियाँ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रही हैं। किसी को अगर इमरजेंसी में कहीं पहुंचना है, मान लीजिए अस्पताल जाना है, तो वहाँ नहीं जा पा रहा है। हालांकि एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि जिसको भी जरूरत है उसे समय रहते निकाल कर जरूरत की जगह तक पहुँचाया जाए। ठीक है दीपक, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने देखिए उत्तराखंड के देवप्रयाग से, जहां पर नेशनल हाईवे है, मेन हाईवे, और यहां से कई इलाके जुड़ते हैं। वहां सामान की आपूर्ति भी इसी हाईवे के जरिए होती है। लेकिन फिलहाल जो मौसम का हाल बना हुआ है, लगातार बारिश हो रही है, उससे जो नदी है वो उफान पर है और दूसरी तरफ
रास्ते कई जगह पर पहाड़ का मलबा गिरने की वजह से बंद हैं।